हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेटक्राफ्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम कर रहे थे अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके हमने दो प्रोस्पेक्टिव्स कवर अप कर लिए थे, क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी एंड डिपेंडेंस थ्योरी। आज हम आगे की थ्योरीज को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जिसे 1970s में एम्यूल वॉलस्ट्रेन ने दिया था। और इस सिद्धांत से, विश्व प्रणाली सिद्धांत से, एम्यूल ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वैश्विक इतिहास जो है हमारा, या सामाजिक परिवर्तन जो है, उसे हम एक सिस्टम, एक तंत्र के द्वारा जो है समझ सकते हैं। यहाँ पर उनका मानना ये है कि अगर हमें सोशल स्टडी करना है, अगर हमें सामाजिक अध्ययन करना है, अगर हमें क्या कहते हैं हमारे ग्लोबल इकोनॉमी को स्टडी करना है, या हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड को एक इकाई के रूप में देखें, एक यूनिट के रूप में देखें, बजाय कि हम अलग अलग देशों को या अलग अलग राज्यों को देखने के। यहाँ पर एम्यूल कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, ये व्यू करती है कि वर्ल्ड जो है हमारा वो एक सिंगल यूनिट है, और उनके बीच में इंटरकनेक्शन सिस्टम जो है वो चलता है, जिसे कैपिटलिज्म ने जन्म दिया है, या कह सकते हैं कि आकार दिया हुआ है। ये थ्योरी इस चीज़ पे एम्फेसिस करती है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो होता है, और उसमें किस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर है अलग अलग जगहों पर। ये थ्योरी हमारे वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। पहला है कोर, सेकंड है सेमी पेरिफेरी, थर्ड है पेरिफेरी। और वो बताती है कि किस तरीके से इन तीनों कैटेगरीज में इंटरकनेक्शन होता है, और किस तरीके से ये हमारी ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। एम्यूल कहते हैं कि अगर हमें ये समझना है कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से सोशल चेंज हो रहा है, या ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ कैसी हैं, किस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर है, या हमें समझना है कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसे समझने के लिए हमें हमारे जो वर्ल्ड है उसको एक सिस्टम के थ्रू, एक तंत्र के द्वारा जो है हमें समझना होगा। और ये इस तंत्र में एम्यूल जो है वो वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी। कोर किसी भी चीज़ का वो हिस्सा होता है जो सबसे मजबूत होता है, और पेरिफेरी वो हिस्सा होता है जो सबसे कमज़ोर होता है, और सेमी पेरिफेरी को हम बीच में रख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा मजबूत है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो एम्यूल है वो वर्ल्ड को भी इन 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, जहाँ पर कोर कंट्रीज वो वेल्दियर या वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जो स्टेबल है, डेवलप्ड हो चुके हैं। इसमें हमारा यूएस से आता है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज आती हैं, जापान आता है। सेकंड है हमारा सेमी पेरिफेरी कंट्रीज। इसमें वो कंट्रीज आती हैं जो अभी विकास कर रही हैं, जिन्हें हम विकासशील देश कह सकते हैं, डेवलपिंग नेशंस, जो अभी भी अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं कोर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें जैसे इंडिया आ गया, ब्राज़ील, टर्की, इस तरीके की कंट्रीज यहाँ पर आती हैं जो अभी भी अपने विकास के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर कर रही हैं। थर्ड है हमारा पेरिफेरी कंट्रीज। इसमें अंडर डेवलप्ड नेशंस आ जाते हैं जो अभी भी अपने विकास के लिए कहीं ना कहीं कोर कंट्रीज और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर विकास के लिए रॉ मटेरियल तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज नहीं है, या इतना पैसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को हायर कर सके, जिसके लिए ये दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। और इनमें अधिकतर जो है अफ्रीकन कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। एम्यूल के वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को हम स्ट्रक्चर से समझते हैं कि एम्यूल किस तरीके के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो एम्यूल जो वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो कोर नेशंस हैं
वो पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी से चीप लेबर और रॉ मटेरियल जो है वो खरीदते हैं। उसके बाद वो उससे गुड्स बनाते हैं और फिर उसे वो किस तरीके से सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी नेशंस को हाई प्रॉफिट कंजप्शन में बेचते हैं। और इसी तरीके से सेमी पेरीफेरी जो है वो चीप लेबर और रॉ मटेरियल पेरीफेरी से लेता है और फिर वो गुड्स बनाता है और फिर उसे वो पेरीफेरी और कोर दोनों के साथ एक्सचेंज करता है। वहीं पर अगर हम देखें पेरीफेरी नेशंस को, तो वो चीप लेबर और रॉ मटेरियल कोर को भी देता है और सेमी पेरीफेरी को भी देता है, और दोनों ही कंट्रीज से वो किस तरीके से गुड्स जो है वो लेता है, और इससे जो हमारे कोर हैं और सेमी पेरीफेरी हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, और पेरीफेरी जो है वो अंडर डेवलप रह गई हैं। तो ये दिखाता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की किस तरीके से ग्लोबली इनइक्वालिटीज हैं, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो वर्क कर रही है, या हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से काम करता है। एम्यूल के वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को अगर हम कंक्लूड करें तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो फंक्शन करती है एक सिंगल सिस्टम के रूप में, एक मूल इकाई के रूप में, जहाँ पर वेल्थ जो है वो पेरीफेरी टू कोर फ्लो करती है, और कोर नेशंस जो है वो किस तरीके से पेरीफेरी नेशंस का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं थ्रू ट्रेड, लेबर एंड रिसोर्सेज, और वहीं पे सेमी पेरीफेरी नेशंस जो हैं वो एज अ बफर एक्ट करते हैं, जहां पर वो दोनों ही साइड से बेनिफिट लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जिसे दिया है वॉल्ट विटमैन रोस्टो ने। इन्होंने ये थ्योरी 1960s में दी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक तरीके का सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक सामाजिक ढांचा बताता है, जिससे वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो हमारी प्रेजेंट सोसाइटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़र किया है। उनमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो ट्रेडिशनल स्टेट से एक मॉडर्न स्टेट में चेंज हुए हैं। मतलब उन्होंने अपने परंपरागत समाज को किस तरीके के आज के आधुनिक समाज में बदला है, ये ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है, अगर हम बात करें तो वो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये थ्योरी ये स्टडी करती है कि किस तरीके से जो हमारे स्टेट्स हैं वो इवॉल्व हुई, उन्होंने किस तरीके से अपने ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को आज के प्रेजेंट मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में चेंज किया है। और ये थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, या रैशनल गवर्नेंस देखने को मिलती है, ये सिर्फ तब हो पाता है जब किसी स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो इन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मानना ये है कि अगर कहीं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पर आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो ये कहना है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर पहले क्या होता था, जो भी हमें सरकारी सेवाओं के बारे में जानना होता था तो उसके लिए हमें ऑफिसेज में जाना पड़ता था या संपर्क सेंटर्स में जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब टेक्नोलॉजी का क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है तो उससे हमारे जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है कि अब ई गवर्नेंस सिस्टम आ गया, मतलब अब जो सरकारी सेवाएं हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमको मिलने लगी। अब हम ऑनलाइन आधार कार्ड बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, अगर हमें टैक्स भरना है तो वो भी हम ऑनलाइन भर सकते हैं, अगर हमें कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए भी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं। इसी तरीके से पहले के टाइम में क्या होता था, वैलिड पेपर से वोटिंग की जाती थी, है ना, पेपर के ऊपर स्टैंप लगाया जाता था और फिर सब लोग अपने अपने पेपर्स को फोल्ड करके वैलिड बॉक्स में डाला करते थे, तो इस तरीके से वोट किए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास ईवीएम मशीन्स आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है जिसके थ्रू हम वोट्स डालते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि किसी भी राज्य में जब तकनीकी विकास होता है या आर्थिक विकास होता है तो उससे कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में भी आपको विकास देखने को मिलता है।
मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी राज्य को कब मॉडर्न कह सकते हैं, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर किसी राज्य में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे हम कहीं ना कहीं आधुनिक राज्य मानते हैं। तो अगर वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो किस तरीके का विकास हो रहा है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, औद्योगिक विकास हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण वहां पर बढ़ रहा है, वहां पे शहर जो है वो विकसित हो रहे हैं, और वेल्थ मतलब उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं प्रगति देखने को मिलेगी। एजुकेशन, वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होगी, वहाँ के लोग जो हैं वो अधिक शिक्षित होंगे, वो अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में अवेयर होंगे, तो वो अपने सोसाइटी के लिए जो है बेहतर काम कर पाएंगे अगर शिक्षित आबादी होगी तो। नेक्स्ट है ओपन क्लास सिस्टम, लार्ज मिडिल क्लास, की वहां पर जो वर्ग विभाजन है वो कहीं ना कहीं खुला होगा, वहां पे इतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा, और वहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी जो है वो मिडिल क्लास की हमें देखने को मिलेगी। और जहां पर ये सब चीजें होंगी तो वहां पर हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, वहां पर हमें एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो जहां जिन राज्यों में ये सभी चीजें होती है उन्हीं राज्यों को हम एक आधुनिक राज्य मानते हैं। अगर हम मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को कंक्लूड करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जहां पर आर्थिक विकास होता है वहीं पर राजनीतिक विकास देखने को मिलता है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जिन राज्यों में आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है, जहां पर उद्योगीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, वहीं पर हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट या कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकरण जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं पर जहां पर सोसाइटी जो है वो आर्थिक तौर से मजबूत होती है, वहां पर वेल्थ होती है, वहीं पर देखने को मिलता है कि कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी वहीं पर पाया जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी यही कहती है कि जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहीं पर आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डेवलपमेंट या स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिन सोसाइटीज में उद्योगीकरण होता है, जहां पर औद्योगिक विकास होता है, वहीं पर हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, मतलब कि जो पावर है किसी भी नेशन की वो लोगों द्वारा डिसाइडेड हो, जहां पर जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इलेक्ट किए जाए बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है, जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी रहा और फिर 1947 में स्वतंत्रता पाने के बाद और 1950 में उसने अपने आप को एक गणराज्य घोषित किया, जिसके बाद भारत में पहले इलेक्शंस हुए और जो सरकार थी वो लोगों के वयस्क मताधिकार के द्वारा, वोटिंग द्वारा चुनी गई, जो ये दर्शाती है कि किस तरीके से भारत में हमें एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखने को मिलती है जिससे भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आई। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन, जिसका मतलब है कि किसी भी राज्य की जो ब्यूरोक्रेसीज है, लीगल सिस्टम है या गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, ताकि उनमें गलतियां कम से कम हो और लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से पहुंचा सके। उन्हीं राज्यों को हम आधुनिक राज्य कह सकते हैं जिन राज्यों में हमें ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। आई होप कि आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर अप किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज हमने पढ़ा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। आई होप कि ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम अंडर डेवलपमेंट थ्योरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स को कवर अप किया, जिसमें हमने पढ़ा क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी, डिपेंडेंस थ्योरी, और आज हमने टॉपिक किया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी।
आई होप कि ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इनको पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से कुछ नेशंस जो हैं वो अंडर डेवलप्ड रह गए हैं, उसके पीछे किस तरीके से अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स काम करते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।